इस लेक्चर में हम डीप लर्निंग की शुरुआत करेंगे, यानी वो टेक्नोलॉजी जिस पर आज की एआई सिस्टम्स टिकी हुई हैं। हम समझेंगे कि एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और एक्टिवेशन फंक्शन का क्या रोल होता है। हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को भी समझेंगे, जो सबसे बेसिक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है और डीप लर्निंग का फाउंडेशन बनाता है। डीप लर्निंग का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड होता है, लेकिन असल में इसकी जड़ें बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स में हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वेटेड सम और थ्रेशोल्डिंग। यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आगे चलकर सीएनएन्स, आरएनएन्स और ट्रांसफॉर्मर्स जैसी एडवांस्ड आर्किटेक्चर्स समझने में मदद करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की दुनिया में, जहां मशीन खुद पैटर्न्स पहचानना और डिसीजंस लेना सीखती है। डीप लर्निंग को इसीलिए इतना पावरफुल माना जाता है क्योंकि ये इंसानी दिमाग से इंस्पायर हुआ है। हमारे ब्रेन में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं। डीप लर्निंग में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिजिटली इंप्लीमेंट करते हैं, लेयर्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाकर। ये न्यूरॉन्स इनपुट लेते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और एक आउटपुट जनरेट करते हैं। खास बात यह है कि ये मॉडल बहुत बड़े डेटा सेट से पैटर्न सीख सकता है। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क सबसे बेसिक आर्किटेक्चर है, जिसमें डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इनपुट से आउटपुट तक। इसके बीच में कई हिडन लेयर्स होती हैं जहां लर्निंग होती है। एक्टिवेशन फंक्शंस इन लेयर्स को इंटेलिजेंट बनाते हैं, जिससे मॉडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी समझ सकता है। आज के एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, फेस रिकग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स सब इन्हीं बेसिक्स पर बने हैं। इसलिए ये लेक्चर आपके डीप लर्निंग फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। न्यूरल नेटवर्क को अगर एक सेंटेंस में समझना हो तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो इनपुट्स लेकर उन्हें प्रोसेस करके एक इंटेलिजेंट आउटपुट देता है। ये एक लेयर्ड सिस्टम होता है जिसमें हर लेयर में कई आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन इनपुट लेता है, उस पर कुछ गणना करता है, जैसे वेट सप्लाई करना, सम निकालना और फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगाकर आउटपुट देना। ये आउटपुट अगली लेयर के लिए इनपुट बन जाता है। इस तरह पूरी नेटवर्क डेटा से सीखती है। न्यूरल नेटवर्क्स को क्लासिफिकेशन जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं और रिग्रेशन जैसे टेम्परेचर प्रेडिक्शन दोनों के लिए यूज किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स को लेबल डेटा सेट से ट्रेन किया जाता है और हर प्रेडिक्शन के बाद उसका एरर निकाला जाता है ताकि मॉडल में सुधार हो सके। ये एरर बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम से वेट्स और बायसेस को एडजस्ट करने में यूज होता है। जब हम बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को कंपेयर करते हैं तो कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं। इंसानी दिमाग का न्यूरॉन, जिसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन कहते हैं, में डेंड्राइट्स होते हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, सोमा होता है जो डिसीजन लेता है और एक्सॉन होता है जो सिग्नल को आगे पास करता है। ठीक इसी तरह एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन में इनपुट्स होते हैं जिन पर वेट्स अप्लाई होते हैं, फिर उनका सम निकाला जाता है और एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाकर आउटपुट जनरेट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन नेचुरल सिस्टम का हिस्सा है, जबकि आर्टिफिशियल न्यूरॉन एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है। बायोलॉजिकल न्यूरॉन स्लो होते हैं लेकिन अडेप्टिव होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स फास्ट और प्रोग्रामेबल होते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन की वजह से हम लाखों न्यूरॉन्स का सिमुलेशन कंप्यूटर पर एफिशिएंटली कर पाते हैं। यही कारण है कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आज के डीप लर्निंग मॉडल्स की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसमें सबसे पहले कई इनपुट्स आते हैं, जैसे XXXN। हर इनपुट के साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेट होता है, WWWN, जो ये बताता है कि उस इनपुट का आउटपुट पर कितना असर है। फिर इनका वेटेड सम निकाला जाता है, WX प्लस WX प्लस प्लस WNXN। इसके बाद एक बायस टर्म ऐड किया जाता है ताकि आउटपुट को और फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। ये फाइनल वैल्यू फिर एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरती है, जो ये तय करता है कि न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं। इस प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिलता है वो अगली लेयर में जाता है। यही प्रोसेस पूरी न्यूरल नेटवर्क में रिपीट होता है। हर न्यूरॉन इनपुट लेता है, कैलकुलेट करता है और आगे पास करता है। इससे एक लेयर से दूसरी लेयर तक इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट, वेट, बायस और आउटपुट। इनपुट वो डेटा होता है जो हमें रियल वर्ल्ड से मिलता है, जैसे टेम्परेचर, पिक्सल वैल्यू या कोई टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। हर इनपुट को एक वेट असाइन किया जाता है जो बताता है कि वो इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। फिर एक बायस ऐड किया जाता है जो मॉडल को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो जीरो इनपुट पर भी आउटपुट जनरेट कर सके। इन सबका वेटेड सम निकालते हैं, उसे हम Z कहते हैं। Z इक्वल्स
W*x प्लस b। इसके बाद ये z एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरता है जिससे फाइनल आउटपुट मिलता है y इक्वल्स एक्टिवेशन z। ये आउटपुट फिर नेक्स्ट न्यूरॉन को पास किया जाता है। वेट्स और बायस ट्रेनेबल होते हैं, यानी ट्रेनिंग के दौरान एरर के हिसाब से इनका एडजस्टमेंट होता है। इसी से लर्निंग पॉसिबल होती है और मॉडल प्रेडिक्शंस इंप्रूव करता है। अगर सिर्फ लीनियर फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाए तो न्यूरल नेटवर्क एक स्ट्रेट लाइन के जैसा बिहेव करेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमेशा लीनियर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ प्रॉब्लम वेयर आउटपुट डिपेंड्स ऑन अ थ्रेशोल्ड, जैसे किसी बैंक में लोन अप्रूव करना हो। सिर्फ इनकम के आधार पर डिसीजन लेना सही नहीं होगा, कई बार इनकम और एज दोनों एक साथ अफेक्ट करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लीनियर मॉडल नहीं समझ सकता, इसलिए हमें नॉन लीनियर फंक्शंस चाहिए जो कर्व लाइक आउटपुट्स देते हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस जैसे रील्यू, सिग्मॉइड और तन इसी काम के लिए यूज होते हैं। ये फंक्शंस मॉडल को कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज सीखने की ताकत देते हैं। रील्यू में नेगेटिव इनपुट के लिए आउटपुट 0 होता है और पॉजिटिव के लिए इनपुट ही आउटपुट बन जाता है। इससे फास्ट और इफेक्टिव ट्रेनिंग पॉसिबल होती है। नॉन लिनियरिटी डीप लर्निंग को ट्रूली पावरफुल बनाता है। एक्टिवेशन फंक्शन का काम सिर्फ एक आउटपुट जनरेट करना नहीं, बल्कि लर्निंग को पॉसिबल बनाना होता है। जब हम सिर्फ वेटेड सम निकालते हैं तो वो एक लीनियर आउटपुट देता है, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनारियोज में हमें ऐसे फंक्शंस की जरूरत होती है जो डेटा के अलग अलग रेंजेस को स्मार्टली हैंडल कर सकें। यही काम एक्टिवेशन फंक्शन करता है। वो न्यूरॉन के आउटपुट को कंट्रोल करता है कि किस सिग्नल को पास करना है और किसे नहीं। एक्टिवेशन फंक्शन मॉडल को ग्रेडियंट्स जनरेट करने में भी मदद करता है, जो कि लर्निंग के लिए जरूरी है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बिना एक्टिवेशन वाला नेटवर्क है, वो कभी भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं सीख पाएगा। एक्टिवेशन फंक्शन हर न्यूरॉन पर लगाया जाता है और इसी से डीप नेटवर्क्स को डीप पैटर्न समझने की क्षमता मिलती है। यही वजह है कि एक्टिवेशन फंक्शंस डीप लर्निंग के हर आर्किटेक्चर का फंडामेंटल हिस्सा हैं। चलिए अब कुछ कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में विस्तार से समझते हैं। सिग्मॉइड, तन और रील्यू। सबसे पहले बात करें सिग्मॉइड फंक्शन की, तो इसका आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। इसे खासकर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में आउटपुट लेयर के रूप में यूज किया जाता है, जैसे किसी ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम क्लासिफाई करना हो। फिर आता है तन फंक्शन। इसका आउटपुट -1 से 1 के बीच होता है और ये सेंटर्ड होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को बेटर हैंडल करता है। ये हिडन लेयर्स में कभी कभी इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर है रील्यू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसका आउटपुट 0 होता है अगर इनपुट नेगेटिव हो और इनपुट के बराबर होता है अगर वो पॉजिटिव हो। ये बहुत फास्ट, एफिशिएंट और प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है। डीप लर्निंग में अगर आपको कोई डिफॉल्ट एक्टिवेशन चुननी हो तो रेल्यू सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। हर एक्टिवेशन फंक्शन का अपना यूनिक पर्पस होता है और उसे किस लेयर में लगाना है ये डेटा और टास्क पर डिपेंड करता है। सिग्मॉइड फंक्शन को आमतौर पर आउटपुट लेयर में यूज किया जाता है जब क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 क्लासेस में होनी हो, जैसे कि पास या फेल या स्पैम या नॉट स्पैम। तन फंक्शन उस केस में यूजफुल होता है जहां आपके इनपुट या हिडन लेयर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप्स के वैल्यूज होते हैं। ये फंक्शन आउटपुट को सेंटर्ड रखता है, जिससे लर्निंग प्रोसेस बेहतर होती है। हिडन लेयर्स के लिए रील्यू सबसे इफेक्टिव है क्योंकि ये फास्ट है और वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से बचाता है। लेकिन कभी कभी रील्यू डेड न्यूरॉन प्रॉब्लम भी कॉज करता है, जहां न्यूरॉन पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे में लीकी रील्यू यूज किया जाता है, जो नेगेटिव वैल्यूज के लिए थोड़ा सा आउटपुट देता है। इसलिए हर फंक्शन का सिलेक्शन सोच समझकर करना चाहिए। न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए उसके 3 बेसिक लेयर्स को जानना जरूरी है: इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर वो होती है जहां रियल वर्ल्ड से डेटा आता है, जैसे इमेज पिक्सल्स, साउंड वेव्स या टेक्स्ट फीचर्स। इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, ये केवल रॉ इनपुट को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद आते हैं हिडन लेयर्स। यहां पर एक्चुअल प्रोसेसिंग और लर्निंग होती है। हर हिडन लेयर में मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं और यही न्यूरॉन्स इनपुट्स को वेट्स के साथ कंबाइन करके एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। ये लेयर्स पैटर्न्स डिटेक्ट करती हैं, जैसे इमेज में एज पहचानना या टेक्स्ट में सेंटिमेंट निकालना। फाइनल लेयर होती है आउटपुट लेयर, जो प्रिडिक्शन देती है, जैसे किसी इमेज को कैट या डॉग लेबल करना। अगर हिडन लेयर्स एक से ज्यादा हों तो उसे डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, और जितनी ज्यादा लेयर्स उतनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटी और लर्निंग कैपेसिटी। चलिए लेयर्स को और डिटेल में समझते हैं। इनपुट लेयर सबसे पहली लेयर होती है और इसका काम है डेटा को नेटवर्क में भेजना,
जैसे इमेज रिकग्निशन में हर पिक्सल एक इनपुट बन जाता है। इसके बाद हिडन लेयर्स होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं जहां एक्चुअल लर्निंग होती है। ये न्यूरॉन्स की मदद से इनपुट को मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसेस करती हैं। इन पर एक्टिवेशन फंक्शंस लगाए जाते हैं जिससे नॉन लिनियरिटी आ सके और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझा जा सके। हिडन लेयर्स की संख्या और उनमें न्यूरॉन्स की संख्या आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है। आउटपुट लेयर फाइनल प्रेडिक्शन देती है, जैसे किसी प्रोडक्ट की रेटिंग, किसी टेक्स्ट का सेंटिमेंट या किसी मेडिकल स्कैन में डिजीज की प्रोबेबिलिटी। अगर प्रॉब्लम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की है तो सॉफ्टमैक्स जैसी एक्टिवेशन आउटपुट लेयर में लगाई जाती है। वहीं रिग्रेशन टास्क्स में लीनियर एक्टिवेशन यूज होती है। हर लेयर का अपना इंपॉर्टेंस है और पूरी आर्किटेक्चर टास्क के हिसाब से डिजाइन होती है। अब बात करते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स की, जिसे डीप लर्निंग का सबसे सिंपल और फाउंडेशनल मॉडल माना जाता है। इसे फीड फॉरवर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इनपुट से आउटपुट की तरफ। इसमें कोई साइकिल या लूप नहीं होता। हर लेयर अपना आउटपुट अगली लेयर को पास करती है और बैकवर्ड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। इस टाइप का नेटवर्क मेमोरी नहीं रखता, यानी पिछला इनपुट अगले पर असर नहीं डालता। इसलिए इसे स्टेटलेस नेटवर्क भी कहा जाता है। इसे मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन MLP भी कहा जाता है। फीड फॉरवर्ड NN को इमेजेस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और बेसिक ऑडियो रिकग्निशन जैसी प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे डेटा सेट्स के साथ भी अच्छा काम करता है। बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट आर्किटेक्चर है क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन आसान है और कंसेप्चुअली भी क्लियर है। यही बेस होता है CNNs, RNNs और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे एडवांस्ड आर्किटेक्चर्स का। चलिए अब समझते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है। जब एक इनपुट आता है, मान लीजिए कोई इमेज या टेक्स्ट फीचर, तो उसे नेटवर्क के फर्स्ट लेयर यानी इनपुट लेयर में भेजा जाता है। वहां से ये डेटा हिडन लेयर्स में जाता है, जहां हर न्यूरॉन इनपुट को वेट्स और बायस के साथ प्रोसेस करता है, फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगाकर आउटपुट जनरेट करता है। ये प्रोसेस हर लेयर में रिपीट होता है जब तक आउटपुट लेयर तक ना पहुंचे। फिर ये आउटपुट कंपेयर किया जाता है एक्चुअल लेबल से, जैसे मॉडल ने कैट प्रिडिक्ट किया लेकिन एक्चुअल लेबल डॉग था। इस कंपैरिजन से एक एरर कैलकुलेट होता है जिसे लॉस कहते हैं। ये लॉस मॉडल को सिखाता है कि उसने कितना गलत प्रिडिक्ट किया। फिर ये इन्फॉर्मेशन बैक प्रोपगेशन के जरिए पीछे भेजी जाती है ताकि मॉडल अपने वेट्स को सुधार सके। इस पूरे प्रोसेस को मल्टीपल बार दोहराया जाता है, जिसे इपॉक्स कहते हैं, जिससे मॉडल बेहतर होता है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन वो प्रोसेस है जहां इनपुट डेटा को लेकर लेयर बाय लेयर प्रोसेसिंग की जाती है ताकि फाइनल प्रेडिक्शन निकाला जा सके। ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, यानी डेटा सिर्फ आगे की तरफ फ्लो करता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ईमेल का फीचर वेक्टर है, जैसे कि वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी। ये इनपुट फर्स्ट लेयर में जाता है। हर न्यूरॉन उस इनपुट पर वेट सप्लाई करता है, बायस ऐड करता है और फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगाता है। जो आउटपुट मिलता है वो अगली लेयर का इनपुट बन जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक फाइनल आउटपुट लेयर में पहुंचकर प्रिडिक्शन ना मिल जाए, जैसे स्पैम या नॉट स्पैम। इस फेज में मॉडल सिर्फ कैलकुलेशन करता है, कोई लर्निंग नहीं होती। इसी आउटपुट को लॉस फंक्शन के साथ कंपेयर करके एरर निकाला जाता है, जो अगले फेज बैक प्रोपगेशन में यूज होता है। इस प्रोसेस को डिटर्मिनिस्टिक कहा जाता है, यानी फिक्स्ड रूल्स के अनुसार होता है। बैक प्रोपगेशन डीप लर्निंग की जान है। यही वो मैकेनिज्म है जिसकी मदद से मॉडल खुद को बेहतर बनाता है। जब मॉडल प्रिडिक्शन करता है और उसे एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है तो एक एरर निकलता है, इसे लॉस कहते हैं। बैक प्रोपगेशन इसी लॉस को नेटवर्क के रिवर्स डायरेक्शन में भेजता है, यानी आउटपुट से हिडन लेयर्स तक और फिर इनपुट लेयर तक। इस दौरान मॉडल ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करता है, यानी कि लॉस में वेट्स के चेंज का कितना इफेक्ट पड़ेगा। ग्रेडियंट की मदद से मॉडल ये समझता है कि कौन से वेट को कितना एडजस्ट करना है। ये एडजस्टमेंट ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम की मदद से होता है। इस पूरे प्रोसेस में कैलकुलस का चेन रूल यूज होता है ताकि हर लेयर के वेट्स और बायसेस को एफिशिएंटली अपडेट किया जा सके। यही लर्निंग प्रोसेस है न्यूरल नेटवर्क्स का। जितना ज्यादा एक्यूरेट बैक प्रोपगेशन, उतनी जल्दी और अच्छे से मॉडल सीखता है। अब हम बात करते हैं लॉस फंक्शंस की, जो न्यूरल नेटवर्क को सीखने में गाइड करते हैं। लॉस फंक्शन का काम है ये बताना कि मॉडल की प्रिडिक्शन कितनी सही या गलत है। सबसे कॉमन लॉस फंक्शंस हैं MSE यानी मीन स्क्वायर्ड एरर और क्रॉस एंट्रोपी। MSE को रिग्रेशन टास्क्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी स्टूडेंट की प्रिडिक्टेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच का फर्क। इसमें हम एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज के फर्क को स्क्वायर करते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं। क्रॉस एंट्रोपी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में यूज होता है,
जैसे किसी ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम क्लासिफाई करना। इसमें हम प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज और एक्चुअल लेबल को कंपेयर करते हैं, और जितना डिफरेंस होता है उतना ज्यादा लॉस जनरेट होता है। हमारा गोल होता है इस लॉस को कम करना, ताकि प्रिडिक्शन इंप्रूव हो। सही लॉस फंक्शन चुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सीधे सीधे मॉडल की परफॉर्मेंस पर असर डालता है। अब बात करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट की, जो एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है और न्यूरल नेटवर्क की बैकबोन भी। इसका मेन काम होता है लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना, यानी मॉडल को बेहतर बनाना। जब हम बैक प्रोपगेशन से ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करते हैं, तब ग्रेडियंट डिसेंट उन्हें यूज करके वेट्स और बायसेस को अपडेट करता है। ये ऐसा करता है कि लॉस कम होता जाए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पहाड़ की चोटी से नीचे उतरना। हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां ढलान सबसे ज्यादा है, ताकि जल्दी से वैली में पहुंचा जा सके, जो कि हमारा मिनिमम लॉस पॉइंट है। ग्रेडियंट डिसेंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे बैच ग्रेडियंट डिसेंट, जिसमें पूरे डेटा सेट पर एक बार में अपडेट होता है, स्टोकास्टिक, जिसमें एक सैंपल पर अपडेट होता है, और मिनी बैच, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स पर काम होता है। लर्निंग रेट इस पूरे प्रोसेस का स्पीड कंट्रोल करता है। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते समय दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इपॉक और बैच साइज। एक इपॉक का मतलब होता है कि आपने पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट को एक बार मॉडल से गुजारा, लेकिन हर बार सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस करना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए डेटा को बैचेस में डिवाइड किया जाता है। बैच साइज ये तय करता है कि एक बार में कितने सैंपल से मॉडल अपडेट होगा। स्मॉल बैच साइज का मतलब फ्रीक्वेंट अपडेट्स, लेकिन नॉइज ज्यादा। लार्ज बैच साइज का मतलब स्मूदर अपडेट्स, लेकिन लर्निंग स्लो हो सकती है। इसलिए एक बैलेंस्ड बैच साइज सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को कई बार डेटा सेट पर चलाया जाता है, यानी मल्टीपल इपॉक्स, ताकि वो अच्छे से पैटर्न सीख सके। हर एपॉक के बाद एक्यूरेसी और लॉस को ट्रैक किया जाता है, ताकि ट्रेनिंग को मॉनिटर किया जा सके। ये प्रोसेस अंडरफिटिंग से बचाने में भी मदद करता है। डीप लर्निंग में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है ओवरफिटिंग। इसका मतलब होता है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा को तो बहुत अच्छे से सीख लेता है, लेकिन नए अनसीन डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जैसे कि कोई स्टूडेंट सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रट ले, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में नया सवाल आए तो कंफ्यूज्ड हो जाए। ओवरफिटिंग से बचने के लिए एक टेक्निक है ड्रॉप आउट। इसमें ट्रेनिंग के दौरान कुछ न्यूरॉन्स को रैंडमली टर्न ऑफ कर दिया जाता है, जिससे नेटवर्क किसी एक पाथ पर ओवरली डिपेंडेंट नहीं हो पाता। इससे लर्निंग डाइवर्स होती है और जनरलाइजेशन इंप्रूव होता है। मान लीजिए आपके पास एक हिडन लेयर है जिसमें 100 न्यूरॉन्स हैं और ड्रॉप आउट वैल्यू 0.5 है, तो हर ट्रेनिंग स्टेप में करीब 50 न्यूरॉन्स टेम्परेरीली बंद रहेंगे। इससे मॉडल रोबस्ट बनता है और अनसीन डेटा पर बेटर परफॉर्म करता है। ड्रॉप आउट एक प्रकार की रेगुलराइजेशन टेक्निक है जो डीप नेटवर्क्स में काफी यूजफुल है। चलिए अब देखते हैं कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स रियल लाइफ में कहां यूज होते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इमेज क्लासिफिकेशन। जैसे किसी ऐप में इमेज को पहचानना कि उसमें कैट है या डॉग। स्पैम डिटेक्शन भी न्यूरल नेटवर्क से किया जा सकता है, जहां ईमेल के वर्ड्स और स्ट्रक्चर को एनालाइज करके बताया जाता है कि वो स्पैम है या नहीं। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स, जैसे कि क्रेडिट कार्ड यूजेज पैटर्न को देखकर सस्पिशियस एक्टिविटी पहचानना, न्यूरल नेटवर्क्स का प्रैक्टिकल उपयोग है। सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी टेक्स्ट पढ़कर यह जानना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका भी सोल्यूशन एफएनएन से पॉसिबल है। हैंड राइटिंग रिकग्निशन, जैसे कि डिजिट्स को पहचानना, भी फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से किया जा सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल एप्लीकेशंस जैसे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, हेल्थ केयर में डिजीज रिस्क स्कोरिंग और इवन वॉइस इमोशन रिकग्निशन में भी ये नेटवर्क्स मदद करते हैं। ये मॉडल वर्सेटाइल और लाइटवेट होने की वजह से इंडस्ट्रीज में काफी पॉपुलर हैं। अगर आप न्यूरल नेटवर्क्स के साथ हैंड्स ऑन करना चाहते हैं, तो कुछ पॉपुलर टूल्स और लाइब्रेरीज आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है टेंसरफ्लो, जिसे गूगल ने डेवलप किया है और यह डीप लर्निंग के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। फिर है पाइटॉर्च, जो फेसबुक का फ्रेमवर्क है और रिसर्च में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसका सिंटैक्स काफी इंट्यूटिव है। बिगिनर्स के लिए केरस एक रैपर है जो टेंसरफ्लो को इजी बना देता है। सिकिट लर्न भी बेसिक न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट देता है, खासकर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क्स के लिए। गूगल कोलैब एक फ्री क्लाउड एनवायरनमेंट है, जहां आप बिना किसी इंस्टॉलेशन के न्यूरल नेटवर्क्स रन कर सकते हैं। वहीं जुपिटर नोटबुक लोकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेस्ट होता है। इन टूल्स की मदद से आप आसानी से मॉडल्स बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और विजुअलाइज भी कर सकते हैं। आज एकेडमिक रिसर्च से लेकर इंडस्ट्री तक सब जगह यही टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क्स पावरफुल तो हैं,
लेकिन इन्हें ट्रेन करना कई बार चैलेंजिंग होता है। सबसे पहला चैलेंज है, इनको लार्ज डेटा सेट चाहिए होता है ताकि ये सही पैटर्न सीख सकें। दूसरा, ट्रेनिंग प्रोसेस काफी स्लो हो सकता है, खासकर जब आपका मॉडल डीप हो। इसलिए जीपीयू की जरूरत पड़ती है ताकि मैट्रिक्स ऑपरेशंस फास्ट हो सकें। ओवरफिटिंग भी एक बड़ा रिस्क है, जहां मॉडल ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से ओवर स्पेशलाइज्ड हो जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स को इंटरप्रेट करना यानी समझना भी डिफिकल्ट होता है, इसलिए एक्सप्लेनेबिलिटी एक इश्यू है। मॉडल का आर्किटेक्चर डिसाइड करना भी ट्रिकी हो सकता है। कितनी लेयर्स हों, कितने न्यूरॉन्स हों, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन हो, ये सब बहुत एक्सपेरिमेंटेशन मांगता है। डीबगिंग भी आसान नहीं होता क्योंकि एरर्स कहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग रेट, बैच साइज और इपॉक्स जैसे पैरामीटर्स को फाइन ट्यून करना भी बहुत जरूरी होता है। इस पूरे लेक्चर का एक क्विक रिकैप करें तो हमने सीखा कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, कैसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स इनपुट लेते हैं, वेटेड सम और एक्टिवेशन फंक्शन से आउटपुट जनरेट करते हैं। हमने देखा कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क सबसे बेसिक फॉर्म है जिसमें डेटा सिर्फ आगे की तरफ फ्लो करता है। हमने फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैक प्रोपगेशन जैसे कॉन्सेप्ट सीखे, जहां एक में प्रिडिक्शन होता है और दूसरे में लर्निंग होती है। एक्टिवेशन फंक्शंस जैसे रेल्यू, सिग्मॉइड और तन नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो लर्निंग को पावरफुल बनाते हैं। लॉस फंक्शन बताता है कि मॉडल की प्रिडिक्शन कितनी सही है, और ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से हम वेट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। ट्रेनिंग में एपॉक्स, बैच साइज और ड्रॉप आउट जैसे फैक्टर्स परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। कुल मिलाकर न्यूरल नेटवर्क्स डीप लर्निंग का बेस हैं और इन्हें समझना मॉडर्न एआई को सीखने का पहला स्टेप है। अब बात करते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स के कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एरियाज की। सबसे पहले हेल्थ केयर को लें। यहां एक्सरे और एमआरआई स्कैन्स की इमेज को एनालाइज करने में न्यूरल नेटवर्क्स डॉक्टर्स की मदद करते हैं ताकि वो डिजीजेस जल्दी और एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकें। फाइनेंस सेक्टर में लोन अप्रूवल सिस्टम्स और फ्रॉड डिटेक्शन जैसे काम भी न्यूरल नेटवर्क से ऑटोमेट होते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में ये सिस्टम्स कस्टमर बिहेवियर को समझकर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देते हैं। एजुकेशन फील्ड में ये स्टूडेंट्स के लर्निंग पैटर्न्स को देखकर परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जैसे कि कौन से टॉपिक्स में स्टूडेंट को डिफिकल्टी आ रही है। एग्रीकल्चर में क्रॉप इमेजेस को क्लासिफाई करने के लिए भी ये नेटवर्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे डिजीज डिटेक्शन और यील्ड एस्टिमेशन आसान होता है। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक प्रेडिक्शन और रूट ऑप्टिमाइजेशन में इनका योगदान है। एंटरटेनमेंट एप्स जैसे कि स्पॉटिफाई या नेटफ्लिक्स यूजर टेस्ट के हिसाब से सॉन्ग्स या शोज सजेस्ट करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी में अनोमलीज डिटेक्ट करने में भी एफएनएन का प्रयोग होता है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं जो इस पूरे लेक्चर को रिवाइज करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स जैसे इनपुट, वेट और बायस कैसे काम करते हैं। इसके बाद यह एक्सप्लेन करें कि एक्टिवेशन फंक्शन क्यों जरूरी है और लीनियर तथा नॉन लीनियर फंक्शंस में क्या फर्क होता है। फिर रेल्यू, सिग्मॉइड और तन को कंपेयर करें, उनके मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और यूज केसेस के आधार पर। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क के अलग अलग लेयर्स, इनपुट, हिडन और आउटपुट को लिस्ट करें और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन करें। आखिर में फॉरवर्ड प्रोपगेशन को एक्सप्लेन करें, कैसे इनपुट से आउटपुट तक डेटा मूव करता है और कैसे वेटेड सम और एक्टिवेशन फंक्शन काम करते हैं। ये सभी सवाल कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए केयरफुली चुने गए हैं और इंटरनल असेसमेंट्स के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट हैं। असाइनमेंट क्वेश्चंस के पार्ट 2 में हम कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बैक प्रोपगेशन को डिफाइन करें और ये कैसे एरर को पीछे प्रोपगेट करता है ताकि वेट्स को अपडेट किया जा सके। फिर दो कॉमन लॉस फंक्शंस एमएसई और क्रॉस एंट्रोपी को एक्सप्लेन करें और ये बताएं कि किस सिचुएशन में कौन सा यूज होता है। इसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट का रोल एक्सप्लेन करें, ये कैसे वेट्स को ऑप्टिमाइज करता है ताकि लॉस मिनिमाइज हो। एक ईपॉक को डिफाइन करें, यानी कितनी बार मॉडल पूरे डेटा सेट को देखता है। ड्रॉप आउट की वर्किंग को भी एक्सप्लेन करें, कैसे ये ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करता है। साथ ही 3 मेजर चैलेंजेस बताएं जो न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग में आते हैं। फिर 3 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बताएं, जैसे स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस या हैंड राइटिंग रिकग्निशन। और अंत में न्यूरल नेटवर्क मॉडलिंग के लिए कुछ टूल्स के नाम लिखें, जैसे टेंसरफ्लो, केरस या पाइटॉर्च। विवा वोस क्वेश्चंस के पार्ट 1 में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो ओरल एग्जामिनेशन या क्लास डिस्कशन के लिए यूजफुल होते हैं। पहला सवाल है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? इसके बाद पूछ सकते हैं, सिग्मॉइड का आउटपुट रेंज क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क के लेयर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर्स।
फिर पूछा जा सकता है, इपॉक का क्या मतलब होता है? बायस न्यूरॉन में क्यों होता है? उसका पर्पस क्या है? क्लासिफिकेशन लॉस में कौन सा फंक्शन यूज होता है, जैसे कि क्रॉस एंट्रोपी? एक कॉमन क्वेश्चन होता है, किसी भी एक न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी का नाम बताएं, जैसे पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो। और अंत में फीड फॉरवर्ड का मतलब बताएं, कैसे डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से प्रिपेयर करें। वेवावोस क्वेश्चंस के पार्ट 2 में कुछ और क्रिटिकल टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे रेल-यू फंक्शन किसके लिए यूज होता है? इसका जवाब है कि ये हिडन लेयर्स में नॉन लिनियरिटी लाने के लिए यूज होता है। ड्रॉप आउट को डिफाइन करें, ये ट्रेनिंग के दौरान कुछ न्यूरॉन्स को टेम्पररीली बंद कर देता है। बैक प्रोपगेशन का पर्पस क्या है? ये एरर के आधार पर वेट्स को अपडेट करता है। ग्रेडियंट डिसेंट कहाँ काम आता है? ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है ताकि लॉस कम हो। बैच साइज का मतलब क्या है? कितने सैंपल्स एक बार में मॉडल अपडेट करने के लिए यूज होते हैं। आउटपुट लेयर कौन सी होती है जो फाइनल रिजल्ट देती है? टन और सिग्मॉइड में एक फर्क बताएं। टन का रेंज -1 से 1 है, जबकि सिग्मॉइड का 0 से 1। अंत में एमएससी क्या है? ये एक लॉस फंक्शन है जो रिग्रेशन टास्क्स में यूज होता है। धन्यवाद कि आपने ये लेक्चर अटेंटिवली सुना। आज के सेशन में हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा, एक्टिवेशन फंक्शंस जैसे सिग्मॉइड, टन और रेल-यू की इंपॉर्टेंस देखी और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स की वर्किंग सीखी। हमने ये भी जाना कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैक प्रोपगेशन न्यूरल नेटवर्क्स की लर्निंग प्रोसेस के 2 जरूरी स्टेप्स हैं। इसके साथ साथ लॉस फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स जैसे ग्रेडियंट डिसेंट और ट्रेनिंग पैरामीटर्स जैसे इपॉक्स और बैच साइज पर भी डिटेल में चर्चा की। हमने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखे, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, फाइनेंस, एजुकेशन और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में इन मॉडल्स का उपयोग कैसे हो रहा है। अब जब आपको फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स की फाउंडेशन समझ आ चुकी है, तो अगले लेक्चर में हम और भी एडवांस डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे CNNs और RNNs। ये मॉडल्स विजन और सीक्वेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।